नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चों को राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर सभी हमारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत ही अच्छे से मेंसुरेशन 3D की सीरीज देख रहे होंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे नोट बना रहे होंगे। और दोस्तों, आज मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर मैथ्स अड्डा आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया है, जो हमारी मेंसुरेशन 3D पर 38वीं क्लास है। और इस 38वीं क्लास में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। और दोस्तों, इस टॉपिक से भाई जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। दोस्तों, ये टॉपिक है हमारा प्रिज्म। और प्रिज्म के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों से बिल्कुल नहीं बनते, बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये आज दिक्कत खत्म होने वाली है, क्योंकि मैथ्स अड्डा आपको प्रिज्म में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देगा। अब दोस्तों, बच्चों को दिक्कत क्यों आती है? देखिए, प्रिज्म में बच्चों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जितनी ये ठोस आकृति आप थंबनेल में देख रहे हो, प्रिज्म के आधार हर बार बदले जाते हैं। जैसे कभी प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार आता है, कभी वर्गाकार आता है, कभी आधार वर्ताकार आता है, कभी आधार आयताकार आता है, कभी षटभुज आधार आता है, कभी वर्गाकार, कभी त्रिभुजाकार। तो इस प्रकार प्रिज्म के जो आधार है वो बार बार बदले जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। अब दोस्तों, आज जो मैं आपको थीम कराऊंगा, जो बेस कराऊंगा, कितने ही आधार बदले जाए, कितने भी आधार बदले जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और प्रिज्म के हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से करोगे। और दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ सभी एग्जाम में आएंगे और आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। और दोस्तों, इससे पहले मेंसुरेशन 3D पर 37 क्लास हो चुकी है, जिसमें घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, यहाँ तक कि आपका छिन्नक फ्रस्टम सभी कवर हो चुका है। छिन्नक फ्रस्टम मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो आप जाकर वो सभी पार्ट देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई मिस्टेक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि एडवांस की जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। लगभग 300, 400 या 450 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे आपके सभी टाइप कवर हो जाएं। यदि आपको हर पार्ट का नोटिफिकेशन चाहिए तो भाई बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरे साथ साथ आप मेंसुरेशन 3D को अच्छे से कवर करो। और दोस्तों, यदि आप सभी पार्ट अच्छे से देखते हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप जरूर बोलोगे कि मैथ्स अड्डा ने हमें बहुत ही अच्छे से आयतन कराया है, और जिससे एग्जाम में हमारे नंबर आए हैं। और दोस्तों, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थीम को समझाते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन, फिर मीडियम टाइप क्वेश्चन और लास्ट में अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो आइए पहले थीम को समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिज्म, मतलब प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रिज्म एक प्रकार का बेलन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बेलन की फिगर ली है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसी फिगर ली है जिसका आधार या तो आप वर्गाकार मान सकते हो या आयताकार मान सकते हो। तो दोस्तों, प्रिज्म एक प्रकार का बेलन होता है जिसका आधार और छत दोनों होते हैं। तो दोस्तों, प्रिज्म एक प्रकार का बेलन इसलिए बोला जाता है, जैसे आपने अभी तक बेलन किया, तो बेलन का भाई आधार भी होता है और बेलन का छत भी होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बेलन होता है उसका आधार और छत दोनों होते हैं, और जो प्रिज्म होता है उसका आधार और छत दोनों होते हैं, इसलिए बोला जाता है प्रिज्म एक प्रकार का बेलन है। और दोस्तों, दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने फिगर ली है उसका आधार आप या तो वर्गाकार मानिए या उसका आधार आयताकार मानिए। तो बोल सकते हैं इसका भी आधार है और इसका छत भी है, मतलब ये भी प्रिज्म हो सकता है, क्योंकि जिसका आधार और छत दोनों हो उनको बोला जाता है वो प्रिज्म आकृति है, प्रिज्म ठोस है। अब दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका आधार और छत, भाई आधार और छत दोनों हो उसी को बोला जाता है ये प्रिज्म ठोस है या प्रिज्म आकार है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन किए जाते हैं। जितना आपको नॉलेज होगा कि भाई इसका आधार और छत दोनों होते हैं, उसी के आधार पर इनके वक्र पृष्ठ, इनके संपूर्ण पृष्ठ बनते हैं। और दोस्तों, अभी हम इनके फॉर्मूले समझते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से बेस हमें याद रखने हैं। तो आइए, यहाँ देख सकते हो बच्चों, मैंने लिख कर दिया है महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो भाई प्रिज्म में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र रहेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको 3 बेस याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 बेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर बार आपका आधार, हर बार आपका ठोस बदलता रहता है, इसलिए हम फिक्स फॉर्मूला नहीं बोल सकते, हमें सिर्फ उनके बेस बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रिज्म का आयतन। तो भाई प्रिज्म का आयतन यदि आपको निकालना है तो आपको लगाना है
आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए लगाना है आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया किसका, बेस का, इनटू ऊंचाई मतलब हाइट। तो आप याद रख सकते हो वॉल्यूम इक्वल बेस इनटू हाइट, जिसमें बेस का एरिया लेना है और हाइट से आपको गुणा करना है। अब दोस्तों आपने अभी समझा है कि प्रिज्म एक प्रकार का बेलन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बेलन को लेते हैं, भाई ये हमारा सिलेंडर है, बेलन है, जिसमें देख सकते हो यदि मैं आधार के क्षेत्रफल की बात करूं तो भाई आधार देख सकते हो, बेलन का आधार वर्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हमें उसकी ऊंचाई से करना है। तो दोस्तों ऊंचाई से यदि हम मल्टीपल करेंगे तो देख सकते हो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई h, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर इनटू h ये हमारे बेलन का आयतन है, प्रिज्म का आयतन है, क्योंकि बेलन और प्रिज्म एक ही बात है। अब दोस्तों यदि आपका आधार बदलता है, जैसे यहाँ पर देखिए भाई ये जो ठोस है प्रिज्म के आकार का, यदि इसका आधार हम वर्गाकार मानते हैं तो आपको आधार का क्षेत्रफल लेना है। भाई आधार कैसा है, आधार वर्गाकार है, तो यहाँ पर लगेगा आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इनटू उस प्रिज्म की ऊंचाई से करना है। तो भाई इसकी ऊंचाई हमने h रखी, तो यहाँ पर प्रिज्म का आयतन बनेगा ए स्क्वायर h। अब दोस्तों ये हो चुका है आधारी क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई प्रिज्म का आयतन। अब दूसरा पॉइंट समझिए, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको लेना है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म का वक्र पृष्ठ कैसे आएगा, आधार के परिमाप से यदि हम ऊंचाई का गुणा करेंगे तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बनेगा। अब दोस्तों वक्र पृष्ठ का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि वक्र पृष्ठ का मतलब होता है साइड का क्षेत्रफल, साइड का क्षेत्रफल, इसी का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। और वो कैसे निकालना है, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों पहले हम बेलन में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई आधार का परिमाप, तो आधार देखिए आधार कैसा है, आधार आपका वर्ताकार है, तो वृत्त का परिमाप लगेगा, वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई आर इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लीजिए जो h होती है, तो इस प्रकार आधार का परिमाप 2 पाई आर इनटू ऊंचाई, तो 2 पाई आर एच। भाई 2 पाई आर एच ये हमारे प्रिज्म का वक्र पृष्ठ आ चुका है, और यही होता है हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब दोस्तों यदि आधार बदलता है, जैसे आप देख सकते हो इस फिगर में प्रिज्म का आधार क्या है, भाई प्रिज्म का आधार वही वर्गाकार है, तो दोस्तों आपको लेना है प्रिज्म का वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। दोस्तों यदि आधार वर्गाकार है, आधार यदि वर्गाकार है तो आपको पता है आधार का परिमाप वर्ग का परिमाप जो होता है 4a इनटू उसकी ऊंचाई, इनटू उसकी ऊंचाई। तो भाई इसकी ऊंचाई फिर से हमने h ले ली, तो इस बार आपका प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बनेगा 4a इनटू h। तो ये होते हैं प्रिज्म के वक्र पृष्ठ निकालने के तरीके। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यदि वो आपको निकालना है, तो भाई संपूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है आपको पूरा क्षेत्रफल लेना है। तो दोस्तों पूरा क्षेत्रफल का मतलब हो गया भाई ये जो आपका बेलन है, आपने इसका वक्र पृष्ठ ले लिया, आपने इसका वक्र पृष्ठ ले लिया, आधार और छत को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि आपको बीच वाला वक्र पृष्ठ तो लेना है, साथ में आपको आधार भी लेना है और आपको छत भी लेना है। भाई बीच वाला लोगे, आधार लोगे और छत लोगे, तभी तो पूरा कंप्लीट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो दोस्तों प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये बीच वाला पृष्ठ आपको लेना है, जो कैसे आया था, वक्र पृष्ठ आया था आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो भाई वक्र लेंगे, फिर हम आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे और फिर हम छत का क्षेत्रफल ले लेंगे। जैसे भाई प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठ लेंगे, तो भाई इसका वक्र पृष्ठ क्या आया था, बेलन का वक्र पृष्ठ आया था 2 पाई आर एच। और दोस्तों आधार, भाई आधार देख सकते हो आधार कैसा है, वर्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों देख सकते हो छत भी कैसी है, छत भी वर्ताकार है, तो फिर से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इस फिगर में आप समझ सकते हो भाई इसमें वक्र पृष्ठ क्या आया था, इसमें वक्र पृष्ठ आया था 4a, तो यहाँ पर सीधा आप रख सकते हो 4a और साथ में h भी था, ये हमारा वक्र पृष्ठ था। अब आपको आधार भी लेना है और छत भी लेना है। तो दोस्तों आधार देख सकते हो वर्गाकार है,
और छत भी कैसा है, वर्गाकार है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल लेना है, तो आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, छत का क्षेत्रफल जो होगा ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको वक्र पृष्ठ के साथ आपको आधार भी लेना है और आपको छत भी लेना है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दो फॉर्मूले बहुत तरीके से याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है आपका प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन मतलब वॉल्यूम इक्वल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। और दोस्तों दूसरा है प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया, जो कैसे आया है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, मतलब पैरामीटर इंटू हाइट। भाई आधार का परिमाप, पैरामीटर इंटू ऊंचाई, हाइट ले सकते हो। और दोस्तों जब इस वक्र पृष्ठ में आधार को और छत को जोड़ा जाएगा तो फिर बन जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों इतनी महाभारत को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब लेता हूं मैं अच्छे प्यारे प्यारे सवाल। पहले छोटे सवाल लेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आइए अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यदि एक प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल, ऊंचाई तथा आयतन क्रमशः, मतलब क्षेत्रफल आपको 3/3/2 पी स्क्वायर दिया है, फिर ऊंचाई आपको 100/3 दी है और आयतन आपको 7200 दिया है। तो आपसे पूछा है तो P का मान ज्ञात करें। अब भाई P फॉर पैरेट, तोता। लेकिन दोस्तों हम तरीके से आते हैं। भाई यहाँ पर क्षेत्रफल भी है आधार का, ऊंचाई भी है और आयतन भी है। तो हम बोल सकते हैं आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट आपको लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आयतन दिया है आपको 7200 और आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है 3/3/2 पी स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल रखते हैं 3/3/2 पी स्क्वायर इंटू ऊंचाई लेनी है। ऊंचाई देख सकते हो, ऊंचाई आपको दी है 100/3। अब दोस्तों आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हम रख चुके हैं। अब देखिए कैलकुलेशन, भाई 0 से 2 0 कट गई। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन करना। भाई करनी 3 और करनी 3, तो करनी 3 बनेगा। 3 का 3 से करोगे तो 9 बनेगा और 9 से यदि भाई 72 को कट करोगे 8 बनेगा और 8 में ये 2 जाएगा और डिशुन 16 बन गया पी स्क्वायर। भाई 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो भाई पी क्या है, पी है हमारा 4, मतलब पी 4 था, पैरेट तोता नहीं था। तो भाई 4 कौन से ऑप्शन में है, ये है। तो दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई, आयतन दिए जाएंगे और आपको सीधा पुट करना है और फटाके से आंसर आएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन रीड करिए बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया है एक प्रिज्म का आधार ट्रेपीजियम है, मतलब जो आपको प्रिज्म बोला है उसका आधार ट्रेपीजियम है। मतलब ट्रेपीजियम का मतलब होता है आधार आपका समलंब है, समलंब चतुर्भुज बोल सकते हो आप। अब दोस्तों आगे बढ़िए, आपको बोला है जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपको पता है कि समलंब में ये आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, जिनकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो भाई इनके बीच की दूरी, जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो 5 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है भाई प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, आधारी क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर आयतन बताएंगे तो आधारी क्षेत्रफल लेना है। अब दोस्तों आधार देख सकते हो, भाई आधार कैसा है, उसने बोला है प्रिज्म का आधार ट्रेपीजियम है, मतलब आधार समलंब चतुर्भुज है। अब दोस्तों समलंब का क्षेत्रफल लेना है क्योंकि आधार आपका समलंब चतुर्भुज है। अब दोस्तों समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग जो हमें 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी है, मतलब समांतर भुजाओं का योग 16 हो जाएगा। 10 में 6 को जोड़ लेना इंटू उनके बीच की दूरी जो हमें 5 सेंटीमीटर दी है। तो भाई ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाई जो प्रिज्म था उसका आधार समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग
इनटू उनके बीच की दूरी। अब आपको लेना है प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों प्रिज्म की ऊंचाई देखी जाए जो हमें बोली गई है, प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर को रखेंगे। अब कैलकुलेशन करिए, 2 से कट किया भाई 8 आएगा, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 40 अट्ठे, तो हमारा आयतन आ जाएगा 320। और भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। 320 घन सेंटीमीटर कहाँ है भाई, कहाँ है, ये बैठा, ये हमारा आंसर होगा भाई। अब दोस्तों लेते हैं एक क्वेश्चन और इसी के आधार पर। यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है एक प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बोली गई है, ध्यान रखना। यदि इसका आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोस्तों आधार बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैंने आधार ले लिया। आधार समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब जिसकी दो भुजा समान रहती हैं। अब दोस्तों जिसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है उसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, मतलब बराबर भुजाएं आपको 5-5 सेंटीमीटर दी है, तथा तीसरी भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दी है। इसका आयतन ज्ञात करें, आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों आयतन हमसे पूछा गया भाई वॉल्यूम, प्रिज्म का आयतन, आधारी क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों प्रिज्म की ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पर 8 रख सकते हो। अब यहाँ पर लेना है आपको आधारी क्षेत्रफल, आधारी क्षेत्रफल तो आपको मिल जाएगा प्रिज्म का आयतन। अब दोस्तों आधार देख सकते हो, आधार दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रखना है क्योंकि ये उसका आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपको तीनों भुजा मिली है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बाहु त्रिभुज से ला सकते हो। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है भाई सेमी पैरामीटर, पहली भुजा को माइनस कर देंगे, फिर हम दूसरी भुजा को माइनस कर देंगे और फिर हम तीसरी भुजा को माइनस कर देंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज में पहले हमें सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भाई 5, 5, 10, 10 और 6 16, 16 तो परिमाप बनेगा, 16 तो परिमाप बनेगा और परिमाप का आधा 16 का आधा 8, ये बनेगा सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। दोस्तों यहाँ पर आप 8 को रख सकते हो, मैं यहाँ पर 8 को रखता हूँ भाई, सेमी पैरामीटर 8 आ चुका है। अब दोस्तों सेमी पैरामीटर में से पहली भुजा को माइनस करना है, मतलब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों। फिर इसी 8 में से दूसरी भुजा को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया, फिर से 3 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। फिर इसी 8 में से तीसरी भुजा को माइनस करना है, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब दोस्तों फटाफट करने से बाहर निकालेंगे, देखिए 16 और 16 का क्या बाहर आएगा भाई 4 बाहर आएगा, 3 और 3 9 और 9 का भाई 3 बाहर आएगा, तो आधारी क्षेत्रफल आपका 12 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आधारी क्षेत्रफल 12 रखते हैं और देख सकते हो 12 अट्ठे 96, 96 घन सेंटीमीटर आयतन होगा। तो ऑप्शन देखिए ये वाला ऑप्शन है, आंसर करिए और बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर फटाफट। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आपको दिया है किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को आधार मानते हुए, मतलब उस त्रिभुज को आधार बनाया गया है, यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों हर बार मैं जो फिगर ले रहा हूँ यहाँ पर वो आधार की फिगर ले रहा हूँ क्योंकि हर बार आधार बदलते हैं। कभी आधार समलंब चतुर्भुज आएगा, कभी आधार त्रिभुज आएगा, कभी आधार वर्ग आएगा, कभी आधार समकोण त्रिभुज आएगा। तो जो मैं आकृति ले रहा हूँ वो आपके आधार की आकृति है, कंफ्यूजन में मत रहना। तो भाई आकृति किसकी, आधार की आकृति। तो आधार किसको बोला है, त्रिभुज को। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना लिया। अब बोला है उस त्रिभुज का परिमाप, भाई परिमाप दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो तीनों भुजाओं का टोटल रहेगा वो हमें 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। फिर बोला है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब दोस्तों इसके जो अंदर वृत्त बनेगा, भाई अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर दी है, देख सकते हो। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट की जाती है जो हमें 3 सेंटीमीटर दी है, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या, भाई जो परिवृत्त जो शीर्षों से जाता है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट की जाती है और अंदर जो वृत्त बना है अंतःवृत्त उसकी त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट की जाती है। एक प्रिज्म बनाया गया, तो भाई त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। प्रिज्म का आयतन 270 घन सेंटीमीटर है, तब प्रिज्म की ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों आयतन हमें दिया है, तो आयतन बराबर क्या रख सकते हो भाई, आयतन बराबर
आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब जिसमें आयतन हमें मिला है भाई 270 घन सेंटीमीटर, और दोस्तों प्रिज्म की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेना है आधारी क्षेत्रफल, और आधारी क्षेत्रफल लेना है जो आधार आपको दिया है। भाई आधार आपको क्या दिया है, वो त्रिभुज दिया है, तो मतलब आधार का क्षेत्रफल मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सिर्फ यहाँ पर रखना है, जिसका परिमाप और अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। तो दोस्तों ये थंबनेल में जो पार्ट दिख रहा है, आप इस पार्ट में देख सकते हो, जब त्रिभुज का परिमाप और अंतःवृत्त की त्रिज्या मिली हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो 1/2 त्रिभुज का परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई परिमाप कितना मिला है, परिमाप आपको 15 मिला है, परिमाप आपको 15 मिला है, और जो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या है वो आपको 3 मिली है, तो यहाँ पर 3 को रखते हैं। तो देख सकते हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा, वो आएगा 45/2। तो यहाँ पर रखते हैं आधारी क्षेत्रफल 45/2। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल आ चुका है, 45 से कट करिए, और 45 से 270 को कट करोगे तो भाई ये 6 आएगा, और इस 6 से यदि आप 2 का गुणा करोगे तो ये 12 सेंटीमीटर आपके प्रिज्म की ऊंचाई आ चुकी है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ये 12 सेंटीमीटर है भाई। और दोस्तों वो थंबनेल वाला पार्ट जाकर देख लेना, जिसमें मैंने बताया है परिमाप और अंतःवृत्त की त्रिज्या से त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब ये बनता कैसे है वो मैंने उस पार्ट में बताया है, उसको जाकर जरूर देखना। अब दोस्तों आप समझ चुके हो कि प्रिज्म का आयतन बराबर आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं जो आयतन पर आधारित रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। हर बार हम आधार की आकृति बनाते हैं, ध्यान रखना। तो इस बार आधार है आपका समबाहु त्रिभुज, और उसका आयतन भाई प्रिज्म का आयतन। अब ये मत समझना कि ये समबाहु त्रिभुज का आयतन है, भाई समबाहु त्रिभुज का आयतन होता ही नहीं, समबाहु त्रिभुज का सिर्फ क्षेत्रफल होता है। तो आयतन जो दिया है 81 घन सेंटीमीटर, वो रहेगा आपका प्रिज्म का। और आपसे प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रिज्म की ऊंचाई बताई थी। अब दोस्तों आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो भाई आयतन हमको दिया है 81, ऊंचाई हमसे पूछी है। अब दोस्तों यहाँ पर लेना है सिर्फ आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आधार देख सकते हो समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा हमको दी गई है, भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आपको आधार का क्षेत्रफल मतलब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, जो होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर। अब आप निपट लेना भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी, ऑप्शन आपके साथ में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर है बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया है किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है। तो भाई आधार हमको समकोण त्रिभुज दिया है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री रहता है समकोण त्रिभुज में। अब बोला है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं, यहाँ पर भुजाएं लिखा होगा, करेक्शन कर लेना, वो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो जो समकोण बनाती है वो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और हमको 12 सेंटीमीटर दी है। तो भाई यही वो भुजाएं हैं जो समकोण बनाती हैं। आप देख सकते हो दोनों भुजाएं मिलकर समकोण बनाती हैं, वो हमें 10 और 12 सेंटीमीटर दी है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों जब भी आप आधार बनाओ उसमें प्रिज्म की ऊंचाई को कभी मेंशन मत करना, कभी यहाँ पर आप प्रिज्म की ऊंचाई 20 रख दो। तो भाई प्रिज्म की ऊंचाई कभी भी आधार में मेंशन नहीं करनी। तो प्रिज्म की ऊंचाई को अलग से आप लिख सकते हो कि ऊंचाई हमें 20 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों आगे देखिए, 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर से प्रिज्म का भार ज्ञात करें, और भार किलोग्राम में, केजी में हमको भार बताना है। अब दोस्तों आपसे प्रिज्म का भार पूछा गया है, और मैंने आपको भार का कॉन्सेप्ट कराया था। आप ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हो, जो मेंसुरेशन 3D में मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही करा दिया था कि भार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भार का कॉन्सेप्ट होता है दर गुणित आयतन। अब दोस्तों यदि आप वहां पर उस पार्ट को जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भार का ये कॉन्सेप्ट होता है दर गुणित आयतन। ये बना कैसे है या किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, तो उस पार्ट में मैंने सब बताया है। अब यहाँ पर देखिए आपको दर क्या दी है, भाई दर आपको दी है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों 6 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप रख सकते हो 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों घन सेंटीमीटर ने बताया है कि हमें आयतन लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आयतन लेना है, और भाई प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधारी क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमें आधारी क्षेत्रफल लेना है और यहाँ पर हमें प्रिज्म की ऊंचाई लेना है, तो हमें मिल जाएगा प्रिज्म का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आधारी क्षेत्रफल कैसे लाएंगे भाई? आधारी क्षेत्रफल हमें दिया है, आधार कैसा? समकोण त्रिभुज। हमें समकोण त्रिभुज आधार दिया है। अब आधारी क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार देख सकते हो 10 है और ऊंचाई देख सकते हो 12 है, क्योंकि यही दोनों भुजा समकोण बनाती हैं, तो उसमें से एक आधार रहेगा एक ऊंचाई रहेगा, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों ये आया 120 को यदि आप 2 से कट करोगे तो आधार का क्षेत्रफल 60 आएगा। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल 60 आ चुका है, तो यहाँ पर आप 60 रख सकते हो भाई। आधार का क्षेत्रफल हमें क्या मिल चुका है? 60। और रखना है प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों प्रिज्म की ऊंचाई देखिए जो हमें दी गई है स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 20 सेंटीमीटर को रख सकते हो। अब दोस्तों आपसे जो भार पूछा है वो भाई किलोग्राम में पूछा गया है, लेकिन अभी जो भार आएगा वो ग्राम में आएगा। और दोस्तों ग्राम को यदि आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये जो आपका ग्राम है ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है जैसे ही आप 1000 से भाग दोगे। अब दोस्तों यहाँ पर मात्र कैलकुलेशन करनी है और केजी में भार प्राप्त होगा। देखिए 2 जीरो है भाई, ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 6 है, 6 का इस 6 से गुणा, 6 6 36, 36 का 2 में 72 और 72/10 मतलब आपको 7.2 किलोग्राम भार प्राप्त हो जाएगा प्रिज्म का, 7.2 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन बैठा भाई। तो दोस्तों मस्त है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेस है। क्या है? भार बराबर दर गुणित आयतन। तो यहाँ पर इसको यदि समझना है तो थंबनेल वाला पार्ट देख लेना। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और जो स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपको क्या दिया है? किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि प्रिज्म का जो आधार है वो एक त्रिभुज है, तो भाई ये वाला त्रिभुज प्रिज्म का आधार है, लेकिन उसकी भुजा आपको दी है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब 9, 12 और 15 यदि आप इनका रेशो बनाओगे तो भाई 9, 12 और 15 का यदि आप रेशो बनाओगे तो जैसे ही आप 3 से कट करोगे, 3 से कट करते ही आपको रेशो मिलेगा 3, 4 और 5, और 3, 4, 5 ये होता है हमारे समकोण त्रिभुज की रेशियो, समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स। तो बोल सकते हैं वो जो आधारी त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात आया है 3, 4, 5। अब दोस्तों आधार देख सकते हो, आधार आपको लेना पड़ेगा 9 या 12 में से, 9 या 12 में से आधार लेना पड़ेगा, फिर 9 और 12 में से एक को ऊंचाई लेना पड़ेगा। कर्ण तो सबसे बड़ा रहता है, तो कर्ण को पहले यहाँ रखते हैं। अब 9, 12 को आप कहीं प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर 9 को प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर 12 को, आप 12 और 9 भी प्लेस कर सकते हो। अब दोस्तों आपको बोला है प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो हमने कैसे बनाया था? हमने बनाया था भाई प्रिज्म का यदि संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए तो हमें साइड का वक्र पृष्ठ भी लेना पड़ेगा, नीचे का आधार भी लेना पड़ेगा और ऊपर का छत भी लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार वक्र पृष्ठ बीच का क्षेत्रफल, आधार नीचे का क्षेत्रफल, छत ऊपर का क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ कैसे बनाया था? वक्र पृष्ठ बनाया था आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों आधार का परिमाप जो मैंने आपको बोला था भाई P से डिनोट कर देना, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। मैंने वक्र पृष्ठ के लिए बोला था कर्व सरफेस एरिया, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों हमें वक्र पृष्ठ चाहिए तो आधार का परिमाप और प्रिज्म की ऊंचाई लेनी है। तो यहाँ पर देखिए आधार का परिमाप क्या होगा भाई? आधार का परिमाप मतलब तीनों भुजा को आप जोड़ सकते हो, तीनों भुजा को जोड़ेंगे 15, 15 और 12 27, 27 और 9 36। तो यहाँ पर आधार का परिमाप 36 है इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो भाई प्रिज्म की ऊंचाई हमें 5 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको लेना है आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, और आपको पता है
जैसे आप बेलन को समझते हो, क्योंकि बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म होता है। तो देखिए, जैसा आधार होता है वैसी ही छत होती है। बेलन का आधार सर्कुलर है तो उसकी छत भी सर्कुलर है। तो दोस्तों, इस प्रिज्म का आधार जो है वो आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज है। अगर आधार समकोण त्रिभुज है तो उसकी छत भी समकोण त्रिभुज होगी। मतलब हमें आधार का क्षेत्रफल लेना है और जैसा आधार होगा वैसी ही छत होगी। तो दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल, भाई आधार समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लगाइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार जिसमें 9 है, ऊंचाई जिसमें 12 है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, यहाँ 2 से कट करेंगे भाई, 2 से कट करा 6, और 6 का यदि 9 में गुणा तो ये 54 आ चुका है आधार का क्षेत्रफल। आधार 54 है। अब दोस्तों, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। भाई आधार 54 है, ये हमें 54 मिला है। अगर आधार 54 है तो उसका छत का क्षेत्रफल भी 54 होगा, क्योंकि जैसा आधार होगा वैसी ही छत होगी। तो हम छत का क्षेत्रफल सीधा यहाँ पर रखते हैं 54। और दोस्तों, मात्रा आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको मिलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर 36 पंजे, 36 पंजे भाई 180, 54 और 54, 54 और 54 आप बोल सकते हो 108 बनेगा, और 108 को जोड़ोगे तो 288 आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन ढूंढिए, ये वाला ऑप्शन है भाई। इस 180 ने कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें जो 180 मिला है भाई, 180 मिला है वो हमें मिला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो रहेगा 180, लेकिन हमसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आधार भी आता है और जिसमें छत भी आता है। तो आधार और छत को जोड़ देंगे तो हमें कंप्लीट जोड़कर मिलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 288, ये वाला ऑप्शन है। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के लिए, आप ये सवाल देख सकते हो, किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपने याद किया है, आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों, आधार जो है वो आपको एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी भुजा है 8, 15, 17। अब दोस्तों, 8, 15, 17 से आप समझ चुके हो कि 8, 15, 17 हमारे समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स होती हैं। तो 8, 15, 17, तो भाई ये समकोण त्रिभुज हमें दिया है जो प्रिज्म का आधार है। अब दोस्तों, आपको मात्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जो पिछले क्वेश्चन में बीच में आया था, और हमने आधार और छत को जोड़कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था। तो भाई आपको लेना है आधार का परिमाप, तो आप आधार का परिमाप ले सकते हो इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा ऑप्शन होगा भाई। अब बढ़िए अगले सवाल पर। अब बच्चों, आपके सामने एक अच्छे लेवल का, एक टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। किसी प्रिज्म का आधार वर्ग है। तो भाई आपको ये वर्ग प्रिज्म का आधार दिया है की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। भाई ये ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब वर्ग की कोई ऊंचाई नहीं होती, ये ऊंचाई जो दी है वो ऊंचाई हमको प्रिज्म की दी है। तो प्रिज्म की ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर दी है। आगे पढ़िए, आपको बोला है यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो हमें 608 दिया है, तब आयतन ज्ञात करें। तो भाई प्रिज्म का आयतन हमें बताना है, और प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधारी क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो भाई यहाँ से आयतन बता सकते हो, बस आधार का क्षेत्रफल और प्रिज्म की ऊंचाई रखनी है। और प्रिज्म की ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर मिली हुई है, तो यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब लेना है आपको आधारी क्षेत्रफल, और आधार दिया है आपको वर्ग। और भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अब दोस्तों, हमें आधारी क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर लेना है। अब यहाँ से आपको चाहिए वर्ग की भुजा, और जैसे ही आपको वर्ग की भुजा मिलेगी भाई आप क्षेत्रफल लाओगे और प्रिज्म की ऊंचाई से गुणा करके आप प्रिज्म का आयतन बताओगे। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा कहीं भी नहीं है, तो पहले हमें वर्ग की भुजा लानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसका यूज करना पड़ेगा। तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है किस किस से मिलकर बना है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार प्लस छत, तो इससे मिलकर बना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 608 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब भाई यहाँ पर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया जो होता है आधारी परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो दोस्तों देख सकते हो, आधार आपको क्या दिया है, वर्ग दिया है, जिसकी भुजा आप
ए से डिनोट करते हो। अब वक्र पृष्ठ लेना है तो आधार का परिमाप, तो भाई आधार का परिमाप क्या बनेगा, आधार का परिमाप 4a बनेगा इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो दोस्तों प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, तो ये हो चुका है वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों आपको लेना है आधारी क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है, वर्ग है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर रखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ भी रखते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि जैसा आधार वैसी छत होती है। अब यहाँ से आप ला सकते हो आपके वर्ग की भुजा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बनेगा 60a, तो 60a ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो भाई ये बना 2a स्क्वायर। अब दोस्तों बराबर में है 608। अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो आप वर्ग समीकरण से फैक्टराइज करके वर्ग की भुजा ला सकते हो, लेकिन यदि आपको फैक्टराइज गुणनखंड के तरीके से बचना है, वर्ग समीकरण से बचना है, तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसे फॉलो करना। यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना है, आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हो भाई, 60 और 2, तो आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो 60 में से 30 बचेगा, और यहाँ भाई 2 हट जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए और आप a और a स्क्वायर में से a को कॉमन ले सकते हो। अब दोस्तों हमने 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 30 बचेगा, और 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर में है 608। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, 2 से आप कट भी कर सकते हो, बाहर 2a कॉमन लिया है तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 304। तो भाई यहाँ से 2 से कट हो चुका है। अब मैं इस 2 को हटा सकता हूँ, ये 2 हटा दिया, और यहाँ इसको भी हटा सकते हैं, बराबर में 304 रख सकते हैं, तो ये मैंने 304 रखा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब यहाँ पर बाहर बचा है a, और a है उसके गुणा में, a है उसके गुणा में, आप ऐसे रख सकते हो। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, ये यहाँ पर a है और यहाँ पर है 30a, तो भाई a और 30a दोनों का यदि गुणा कर रहे हैं तो हमें 304 मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a और a में 30 जुड़ा है, तो मतलब इन दोनों फैक्टर में 30 का अंतर है। भाई a और a में 30 जुड़ा है, मतलब दोनों फैक्टर में 30 का अंतर है, मतलब 304 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसमें 30 का अंतर आए। अब जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये 304 जो है इसके 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिसमें 30 का अंतर आएगा, तो पहले से आप 2 से कट कर सकते हो। भाई 2 से कट करोगे तो ये आएगा 152, और भाई 2 के बाद आप 3 से कट करोगे, अंकों का योग देखिए 304, तो ये अंकों का योग 7 है, मतलब 3 से कट नहीं होगा। भाई आप 4 से कट कर सकते हो, जैसे ही 4 से कट करोगे आपको 76 मिलेगा। अब दोस्तों क्या 30 का अंतर आया है, 2 और 152, 30 का अंतर नहीं है। 4 और 76, 30 का अंतर नहीं है। अब दोस्तों 4 के बाद आप 5 से कट करोगे, 5 से नहीं कटेगा, भाई 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटेगा। 7 से आप कट करोगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा, और 8 से कट करोगे तो 8 से कट करने पर 8 दिए 24, 6 0 64, मतलब 8 बार कटेगा। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है आपका 30 का अंतर। भाई 8 और 38 में 30 का अंतर है, मतलब जो आपके वर्ग की भुजा है वो इसमें से छोटी रहेगी। आप देख सकते हो वर्ग की भुजा, भाई यहाँ पर a है, यहाँ पर 30 प्लस a है, मतलब ये फैक्टर आपका बड़ा है, ये फैक्टर आपका बड़ा है, ये फैक्टर आपका छोटा है। दोस्तों 8 आपके वर्ग की भुजा रहेगी, और देखिए 8 में यदि आप 30 जोड़ोगे तो 8 में 30 जोड़कर आपको 38 मिलेगा, और 8 गुणित 38 304 प्रूफ हुआ, मतलब वर्ग की भुजा हमारी 8 है। तो दोस्तों इस फैक्टराइज तरीके से, इस लॉजिकल तरीके से आप वर्ग समीकरण से बच सकते हो। यहाँ पर वर्ग की भुजा हम ला चुके हैं 8, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा रखेंगे। देखिए वर्ग की भुजा हम यहाँ पर रखेंगे, ये a स्क्वायर, भाई वर्ग की भुजा यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64, और 64 का 15 में गुणा, और 64 का 15 में गुणा, तो हमारा जो आयतन बनेगा वो 960 घन सेंटीमीटर बनेगा। 960 ये बैठा भाई, तो आंसर है। अब दोस्तों यदि ये आपने तरीका समझा है कि किस तरीके से आपको वर्ग की भुजा लानी है, वर्ग की भुजा एक लॉजिकल तरीके से लानी है। भाई 30 का अंतर है तो 30 के अंतर से भुजा लानी है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 10 मीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, वही आधार आपका वर्गाकार है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 192 वर्ग मीटर, इस बार वर्ग मीटर में है। तब प्रिज्म का आयतन वही आपको आयतन बताना है, आधारी क्षेत्रफल इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो कमेंट बॉक्स में इस फोटोकॉपी क्वेश्चन का आंसर बता देना। और दोस्तों अब लेते हैं एक अच्छा सवाल। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। तो भाई प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज दिया है, ये वाला समबाहु त्रिभुज प्रिज्म का आधार है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको पता है हर तरफ से बराबर होती है, जिसे आप a से डिनोट करते हो। तो भाई ये समबाहु त्रिभुज की भुजा a है। यदि तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल
120 वर्ग सेंटीमीटर है। तिर्यक का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। तो दोस्तों आपको वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल वो आपको कितना दिया है, वो आपको दिया है 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों 120 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा आयतन दिया है आपको 40/3 घन सेंटीमीटर। अब भाई प्रिज्म का जो आयतन है वो हमको दिया है 40/3 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपसे पूछा है तब प्रिज्म का आधार की भुजा ज्ञात करें। तो भाई प्रिज्म के आधार की भुजा, आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो आपसे समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी गई है, मतलब प्रिज्म के आधार की भुजा, आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा बतानी है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको पता है ये जो हमें वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ की जो आपने थीम याद करी है, वक्र पृष्ठ की जो थीम याद करी है, आपने याद करी है आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो भाई आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, ये है आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो भाई देखिए आधार का परिमाप क्या है, भाई आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, तो आधार का परिमाप हो जाएगा 3a। तो आधार का परिमाप 3a है इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ पर प्रिज्म की ऊंचाई रखते हैं। अब देखिए नीचे दिया है आपको आयतन 40/3 घन सेंटीमीटर। अब आयतन आपने क्या याद करा है, आयतन आपने याद किया है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो भाई ये होता है आयतन आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हम आयतन को हटाते हैं। भाई आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब आधार आपको पता है भाई समबाहु त्रिभुज आपका आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करनी 3/4 a स्क्वायर इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ पर रखते हैं इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ पर स्पेस बनाते हैं। अब देखिए ये हो गया आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, तो ये हो गया आपके प्रिज्म का आयतन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट टू लेफ्ट भाग देना है और राइट टू राइट भाग देना है, तब आपको मिल जाएगी जो आपसे पूछा गया है प्रिज्म के आधार की भुजा, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब ध्यान देना भाई ऊंचाई से ऊंचाई कट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर है a स्क्वायर और ऊपर है a, तो a से यदि आप कट करोगे तो ये स्क्वायर वर्ग कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये करनी 3 और ये करनी 3, भाई ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 4 पलट कर ऊपर जाएगा और 4 पलट कर ऊपर जाएगा, 4 3 12 और 12 से कट करोगे, 12 से कट करोगे तो भाई ये बचा 10। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, नीचे आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा बची है और यहाँ पर बचा है 10/40, 10/40। अब यहाँ देख सकते हो भाई 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल होगा तो आपको मिल जाएगी समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब प्रिज्म के आधार की भुजा जो 4 सेंटीमीटर है। इस ऑप्शन को आंसर कर देंगे। एक मस्त सवाल आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो किसी समबाहु त्रिभुज आधार वाले एक प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल 173 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज आधार वाले प्रिज्म, मतलब समबाहु त्रिभुज आधार दिया गया है, आधार वाले प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल। दोस्तों आधार क्षेत्रफल, अब भाई आधार आपको समबाहु त्रिभुज दिया है तो आपको आधार क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है जो होता है करनी 3/4 a स्क्वायर, कितना दिया है 173 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे बढ़िए, आगे क्या दिया है, तथा प्रिज्म का आयतन 10/380 घन सेंटीमीटर दिया है। तो भाई प्रिज्म का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है 10/380 घन सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, और करनी 3 का मान बोला है 1.73 आपको लेना है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रिज्म का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों वक्र पृष्ठ लाने के लिए आधार का परिमाप, आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब हमें प्रिज्म की ऊंचाई चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो ना तो आपको प्रिज्म की ऊंचाई मिली और ना आपको समबाहु की भुजा मिली, मतलब दोनों ही आपको क्वेश्चन से लानी है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है आधारी क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 a स्क्वायर 173 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर करनी 3 का मान उसने खुद बोला है 1.73 लेना है, तो भाई करनी 3 का मान रखते हैं 1.73। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो भाई पॉइंट हटाने के लिए आपको 2 जीरो नीचे लगानी पड़ेगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अब देखिए
173 से 173 कटेगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा 400। और दोस्तों 400 हमारा 20 का वर्ग है, मतलब ए हमारा 20 आ चुका है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो भाई हमें 20 मिल चुकी है। यहाँ पर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है आयतन, और आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब जो दिया है 10,380। अब भाई आपको आधारी क्षेत्रफल भी दिया है कि आधारी क्षेत्रफल कितना है। भाई आधार का क्षेत्रफल है वो हमको मिला हुआ है 173 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आप रख सकते हो 173, तो हमें मिलेगी प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों आप कट कर सकते हो 173 से। अब 173 का पहाड़ा कैसे पढ़ोगे, ये दिक्कत आ गई भाई। 173 है, आप 17 लीजिए। अब देखिए 17 से 103 में, तो आप बोल सकते हो 17 छिक्के 102, मतलब लगभग 6 बार। तो देखिए 6 से गुणा करके देखिए, 6 तिया 18, इकाई अंक आप देखिए 18, मतलब ये 6 बार कटेगा और 6 के पीछे 1 0, तो आपकी ऊंचाई आ चुकी है 60। अब बताएंगे प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई आपको लेना है आधार का परिमाप, और दोस्तों आधार का परिमाप देख सकते हो भाई, समबाहु की भुजा 20 है, तो 3 बार 20 को यदि आप जोड़ोगे या 20 दिया 60 आपके आधार का परिमाप है, इनटू प्रिज्म की ऊंचाई। जो प्रिज्म की ऊंचाई 60 निकल कर आई है, 60 इंटू 60 मतलब 60 का वर्ग, 3600 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रिज्म का वक्र पृष्ठ है। तो ऑप्शन है भाई, इसको आंसर करेंगे और आज के लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए रखा है, थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। देखिए किसी प्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD है, तो भाई प्रिज्म का जो आधार है वो हमें दिया है चतुर्भुज ABCD। तो मार्क करते हैं ABCD। अब देखिए उसमें दिया है AB बराबर 9 सेंटीमीटर, ये 9 है, BC 14 है, BC 14 है भाई, CD 13 है, CD 13 रखते हैं भाई, और DA भाई DA ये हमें 12 दिया है। अब दोस्तों आपको बोला है कोण DAB मतलब A पर, बीच वाला लेते हैं, हमेशा बीच वाला अल्फाबेट देखा जाता है कि A हमारा 90 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रिज्म का आयतन दिया है 2070 घन सेंटीमीटर। तो भाई प्रिज्म का आयतन दिया है 2070 घन सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का आयतन क्या होता है भाई, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो 2070 आपको दिया है। तब प्रिज्म का तिर्यक पृष्ठ कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब भाई प्रिज्म का तिर्यक पृष्ठ मतलब प्रिज्म का वक्र पृष्ठ बताना है, तो प्रिज्म का जो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, आधार का परिमाप। अब आधार कैसा है, आधार आपका चतुर्भुज है, तो आपसे बोला गया है आधार का परिमाप मतलब चतुर्भुज का परिमाप। अब आप चतुर्भुज का परिमाप ले सकते हो इन चारों भुजा को जोड़कर, तो ये चतुर्भुज का परिमाप मतलब आधार का परिमाप आपको मिलेगा। अब आपको लेना है उसकी ऊंचाई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊंचाई यहाँ से लानी पड़ेगी भाई, आपको ऊंचाई लानी पड़ेगी आयतन से। तो थोड़ा ध्यान देना, ऊंचाई के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। अब आधार का क्षेत्रफल दोस्तों मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ। आधार का क्षेत्रफल आपको भाई ये 90 डिग्री दिया है, मतलब ये आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आपको 9 और 12 से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और 9 12 तो आपका कर्ण आएगा 15। अब दोस्तों 13 14 15, तो यहाँ आपका विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। मतलब आधार में 2 त्रिभुज हैं, तो आपको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। एक आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जोड़कर बन जाएगा आपके आधार का क्षेत्रफल। और दोस्तों फिर आप ऊंचाई को निकाल सकते हो। ऊंचाई को आपको यहाँ रखना है और बताना है कि इस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपके साथ ही है दोस्तों। और आज का कंटेंट यही समाप्त करते हैं। यदि आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको प्रिज्म अच्छे से समझ में आया है, तो एक लाइक बनता है दोस्तों। साथ में सभी क्वेश्चनों जितने भी मैंने आपको दिए हैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना, और भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाना।